गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं यह भौतिक विज्ञान के ज्ञान के लिए एक आधारशिला है। कक्षा 11वीं 12वीं या यूं कहें जो भी भौतिक विज्ञान के आगे के कॉन्सेप्ट हैं उन सब के लिए यह ज्ञान नितांत आवश्यक है। तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस बात पे चर्चा करते हैं कि जो भौतिक राशियां थी वह दो प्रकार की थी। पहली भौतिक राशियां वे थी जिनका हम जब मेजरमेंट करते हैं तो उनका मेजरमेंट किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। ऐसी भौतिक राशियों को हम मूल भौतिक राशियां या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये भौतिक राशियां संख्या में केवल 7 हैं, जबकि दूसरी भौतिक राशियां वे थी जिनका हम जब मेजरमेंट करते हैं तो उनका मेजरमेंट जो मूल भौतिक राशियां हैं उन पर निर्भर करता है या अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। ऐसी भौतिक राशियों को हमने व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहा या ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि जो मूल भौतिक राशियां हैं, मूल का अर्थ मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इसका अर्थ होता है कि किसी भी चीज का आधार। इसका अर्थ यह हुआ कि जितनी भी भौतिक राशियां होंगी उन सब का आधार ये 7 मूल भौतिक राशियां होंगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझाना चाहता हूं और उसके पश्चात फिर से हम मूल भौतिक राशियों से बनने वाली भौतिक राशियां किस तरीके से बनाई जाती हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं उनको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिजिट है 24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? हम 8 × 3 लिख सकते हैं। उसके पश्चात हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 3। और फिर जो 2 to 3 टाइम आया है उसे हम 2 to 3 × 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 की घात 3 गुणा गया 3। इसका अर्थ ये हुआ कि जो 24 है वह 2 और 3 के टर्म में आ गया है। लेकिन कब आया है? जब हमने जो 2 की घात है उसे 3 बनाया और जो 3 की घात है उसे हमने 1 बनाया। तो कहीं ना कहीं जो 24 है वो अभी भी 24 ही है, लेकिन जब हमने उसको प्राइम नंबर में तोड़ा, अभाज्य संख्याओं में तोड़ा, तो वह अभाज्य संख्याओं के टर्म में आया, लेकिन उन अभाज्य संख्याओं की कुछ घातों के साथ। इसी प्रकार से आप कोई अन्य नंबर लिखिए, जैसे आप 64 लिखते हैं तो 64 को आप 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसे हम 2 to 6 लिख सकते हैं। फिर से देखिए, ये नंबर भी 64 है, ये नंबर भी 64 है, लेकिन जब हमने 64 को अभाज्य संख्या के टर्म में लिखा तो वह 2 to 6 आया, तो 2 की घात 6। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम किसी मैथमेटिकल डिजिट को अभाज्य संख्याओं के टर्म में लिख रहे हैं तो उन अभाज्य संख्याओं पर कुछ घातें लगाई जा रही हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियों की, और उन भौतिक राशियों को जब हम मूल राशियों के रूप में व्यक्त करते हैं तो उन मूल राशियों पर कुछ घातें लगाई जाती हैं ताकि वह व्युत्पन्न भौतिक राशि बन सके। अब मान लीजिए हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई। जब हम मात्रकों की बात करते हैं तो जो लंबाई का मात्रक है वह मीटर होता है और चौड़ाई का जो मात्रक है वह भी मीटर होता है, क्योंकि दोनों की दोनों राशियां लंबाई को निरूपित करती हैं। तो आप देखिए, जो क्षेत्रफल है उसका मात्रक कहीं ना कहीं मीटर स्क्वायर आया। तो आप देख सकते हैं जो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है उसका जब हम मात्रक लिख रहे हैं तो वो मात्रक मीटर स्क्वायर है और जो मीटर है वह लंबाई है।
इसका अर्थ ये हुआ कि जो क्षेत्रफल है उसमें कहीं ना कहीं लंबाई का 2 बार गुणा हो रहा है, लंबाई का स्क्वायर हो रहा है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। माना हम आयतन की बात करते हैं, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई। यहां पर आप देखिए मीटर, मीटर और मीटर, तो कहीं ना कहीं ये मीटर का क्यूब हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आयतन भौतिक राशि है वह लंबाई के ही टर्म में आती है, लेकिन कब आती है? जब हम लंबाई को 3 बार गुणा करते हैं। तो आप यहां देखिए जो लंबाई का मात्रक है उसकी घात हमने कितनी प्रयोग की हुई है? 3 प्रयोग की। तो हमें यह समझ लेना चाहिए जो मूल भौतिक राशियां हैं वह सारी व्युत्पन्न राशियों का आधार हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जितनी भी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं वो किसी न किसी प्रकार से मूल भौतिक राशियों से संबंधित होंगी, और किस तरीके से संबंधित होंगी? वो कहीं ना कहीं उनके या तो 1 गुना होंगी या 2 गुना होंगी या 3 गुना होंगी, या यूं कह सकते हैं कि कुछ भौतिक राशियों का आपस में संबंध होगा और उनको जोड़कर एक व्युत्पन्न भौतिक राशि बनती होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं बल का। जो बल है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गया त्वरण। F इज इक्वल्स टू ma। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है जिसमें F बराबर ma होता है, तो द्रव्यमान गुणा गया त्वरण। अब बात करते हैं जो द्रव्यमान है यह मूल भौतिक राशि है, तो इसे हम और छोटा नहीं कर सकते, तो द्रव्यमान को ऐसे ही रहने देंगे। फिर जो त्वरण होता है, त्वरण होता है वेग अपॉन समय। त्वरण को हमने फिर से तोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि जो द्रव्यमान है वह मूल राशि है, समय है वह भी मूल भौतिक राशि है, लेकिन जो वेग है वह मूल भौतिक राशि नहीं है। फिर हम और इसको तोड़ते हैं, तो द्रव्यमान गुणा गया वेग। वेग को हम जानते हैं ये विस्थापन बटा समय होता है, और यहां देखिए पहले से समय है। अब हम देखते हैं द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है, समय समय मूल भौतिक राशि है, और जो विस्थापन है, विस्थापन का अर्थ हुआ या तो दूरी, या दूरी को हम लंबाई कह सकते हैं। विस्थापन में बाद में जाकर हम अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन आप यहां पर केवल यह समझिए कि जो विस्थापन है वो लंबाई है, तो यह भी मूल भौतिक राशि हो गई। तो देखिए जो बल था वह अब सारी मूल भौतिक राशियों में टूट चुका है। तो वो पहली राशि है द्रव्यमान इनटू दूसरी राशि है विस्थापन, और अपॉन में ये समय समय मल्टीपल हो जाएंगे समय का स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर, विस्थापन के लिए मीटर प्रयोग होगा और समय के लिए सेकेंड स्क्वायर, तो कुल मिलाकर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखिए जो बल था वह द्रव्यमान उसकी घात 1 में आया, विस्थापन उसकी घात भी 1 में आया, लेकिन जो समय था उसकी ऋणात्मक 2 घात हमें करनी पड़ी। इस चर्चा के पश्चात हम यह कह सकते हैं कि कोई भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है वह सदैव मूल राशियों के पदों में होती है। अब जब वह मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है तो वह मूल भौतिक राशि एक मूल भौतिक राशि हो सकती है, या एक से ज्यादा मूल राशियों का मल्टीपल हो सकता है, या डिवाइड हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उनका आपस में संबंध होगा। जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, तो क्षेत्रफल एग्जाम्पल जब हमने लिया तो उसमें मीटर स्क्वायर था, तो ये लंबाई के ही टर्म में था। आयतन लिया तो आयतन में मीटर क्यूब था, इसका अर्थ यह हुआ कि यह भी लंबाई के टर्म में था। जब हमने बल लिया तो बल द्रव्यमान, विस्थापन और समय इन तीनों के टर्म में है। तो आप यूं समझ लीजिए कि कोई भी व्युत्पन्न राशि है वह या तो एक
मूल भौतिक राशि के टर्म में होगी या इस तरीके से अन्य मूल भौतिक राशियों के टर्म में होगी। तो इस चर्चा के पश्चात आपको इतना समझ में आ चुका है कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उन्हें निरूपित करने के लिए हम मूल भौतिक राशियों का प्रयोग करते हैं। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, कार्य बराबर बल गुणा गया विस्थापन। अब देखिए, जो बल था अभी अभी मैंने आपको बताया था, उसमें प्रयोग हुआ था केजी, मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में विस्थापन आया है तो विस्थापन के लिए हम मीटर प्रयोग करने वाले हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें केजी आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा और पर सेकंड स्क्वायर आएगा। इसका अर्थ यह हुआ जो कार्य है उस कार्य में द्रव्यमान एक बार प्रयोग हो रहा है, लंबाई दो बार प्रयोग हो रही है और जो समय है वह -2 बार, यानी कि वो अपॉन में है, प्रयोग हो रही है। तो आप देख सकते हैं जो कार्य है उस कार्य को हम जब मूल राशियों के रूप में लिख रहे हैं तो वह इस तरीके से व्यक्त किया जा रहा है। व्यक्त करते वक्त ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, हमने जो मूल भौतिक राशियां हैं उन मूल भौतिक राशियों पर कुछ घातें लगाई हुई है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसे हम बीमा या बीमा विश्लेषण के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, उसमें हम यही पढ़ते हैं कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों के साथ जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें हम बीमा कहते हैं। आप पूरी की पूरी चीज इस प्रोसेस के तहत समझिए। यहां पर कार्य एक व्युत्पन्न भौतिक राशि थी, उसे व्यक्त करने के लिए हमने मूल भौतिक राशियों को लिया, और जब मूल भौतिक राशियों को लिया तो उन मूल भौतिक राशियों पर हमें कुछ घातें प्रयोग करनी पड़ी, यानी कि कुछ पावर्स यूज करने पड़े। तो अब हम परिभाषा बनाते हैं, इसे ही हम बीमीय विश्लेषण या बीमा कहते हैं। इन राशियों को हम बीमा कहते हैं। तो परिभाषा कैसे बनेगी? परिभाषा बनेगी इसको देख के और इस प्रक्रिया को समझ के। सबसे पहले हमने क्या किया, किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को दर्शाया है। किसमें दर्शाया है? मूल मात्रकों के रूप में दर्शाया है। कैसे दर्शाया है? उन पर कुछ घातें प्रयोग करके। तो जो ये घातें हैं, इन घातों को ही हम बीमाएं कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों पर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें बीमा कहते हैं। तो जो बीमा है वो ये है 1, 2 और -2। ये राशियां नहीं, इनके ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं घातों को बीमा कहा जाता है। तो अब आपको जो चैप्टर है उसकी जो थीम है वह समझ में आ चुकी होगी। इस चैप्टर के अंदर हमने जो विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियां हैं उनकी बीमाओं के बारे में पढ़ना है। और अभी तक मैंने जितना भी आपको एक्सप्लेन किया है उसके साथ आपको यह समझ लेना चाहिए कि जो बीमाएं हैं वह घातों के रूप में हैं, यानी कि यह मैथमेटिकल डिजिट्स हैं। ये नेगेटिव हो सकती हैं, ये पॉजिटिव हो सकती हैं और ये जीरो भी हो सकती हैं, जो कि मूल भौतिक राशियों पर लगाई जाती हैं ताकि हम किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को दर्शा सकें। तो कुल मिलाकर जो मैंने 24 या 64 का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें हमने उन डिजिट को जो अभाज्य संख्याएं थी उनके रूप में व्यक्त किया था, तो उस टाइम पर हमें अभाज्य संख्याओं के ऊपर भी घातें लगानी पड़ी थी। तो ठीक इसी प्रकार से जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए भी मूल भौतिक राशियों के ऊपर घातें लगाई जाती हैं। इन्हीं घातों को हम बीमा कहते हैं। तो उम्मीद है अब आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि जो बीमा है उसे हम कैसे व्यक्त करते हैं और किसे हम बीमा कहते हैं।
कुल मिलाकर जो बीमीय विश्लेषण है उसके अंतर्गत हमें प्रत्येक व्युत्पन्न भौतिक राशि को उसके मूल पदों में लेकर आना है। तो चलिए कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम कुछ सरल भौतिक राशियां लेंगे और उसके बाद कुछ कठिन भौतिक राशियों की बीमाएं हम यहां पर ज्ञात करेंगे। मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूं कि जो मैक्सिमम छात्र होते हैं वह बीमाओं को रट लेते हैं कि बल की बीमा यह होती है, कार्य की बीमा यह होती है। यह बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। यह एक मैथमेटिक्स है, आपको उसका तरीका सीखना है। जब एक बार आप सीख जाएंगे तो आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा आराम से ज्ञात कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे गुरु मंत्र देने वाला हूं जिससे आप चुटकियों में किसी भी भौतिक राशि की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए पहले कुछ सरल भौतिक राशियां लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेग से। तो सबसे पहले जब भी आप बीमा ज्ञात करें आपको उस भौतिक राशि का सूत्र पता होना चाहिए। वेग आपने कक्षा 9th में भी पढ़ा हुआ है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब देखिए जो विस्थापन है वह लंबाई है या दूरी है, तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और जो समय है उसका मात्रक सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड आपके पास मात्रक आ गया है। उसके बाद आपको करना क्या है, मीटर के लिए आप m यूज करते हैं जब आप उसका मात्रक लिखते हैं। बीमीय विश्लेषण में बीमा ज्ञात करते वक्त आपको इसका मूल मात्रक का नाम लिखना है। तो मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का। तो मीटर के लिए आपको प्रयोग करना है कैपिटल L। आप एक एक स्टेप पर ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बीमा निकालना सिखा रहा हूं और साथ ही उनके बारे में जो नॉलेज है वो भी देने की कोशिश कर रहा हूं। सेकंड यानी कि टाइम, तो आप उसको कैपिटल T लिखेंगे। उसके पश्चात आप बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे। आप उसके बाद फिर ऐसा लिखेंगे L T टू पावर -1। देखिए ये अपॉन में है, इसकी घात 1 होगी और इसकी घात भी 1 होगी। जब T ऊपर आएगा तो वो माइनस में चला जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। आप चाहें तो यहां पर 1 प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो जब हम किसी भी डिजिट को प्लेन छोड़ देते हैं तो उसकी घात हमेशा 1 होती है। घात 1 का अर्थ भी आप समझ लीजिए। एक घात का अर्थ होता है एक बार प्रयोग। अगर L स्क्वायर लिखा है तो इसका अर्थ हुआ 2 बार प्रयोग। अगर L क्यूब लिखा है इसका मतलब 3 बार प्रयोग। तो केवल L लिखा है तो इसका अर्थ हमें समझ जाना चाहिए कि ये एक बार प्रयोग है और इसकी घात 1 है। तो यहां देखिए आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं या आप केवल LT-1 लिख सकते हैं। अब यहां पर कुछ छात्रों के दिमाग में यह आ सकता है कि यहां 1 था, हमने नहीं लिखा, लेकिन यहां भी 1 है और हम लिख रहे हैं। तो यहां पे कारण यह है कि यहां पर साथ में माइनस भी है। अगर हम केवल माइनस लिख देंगे तो वो भी अधूरा हो गया, और अगर हम माइनस नहीं लिखते हैं तो टी के बारे में हमें यह लगेगा कि यह LT है। LT का अर्थ हुआ L और T का मल्टीपल ऊपर है, जबकि हमें पता है जो T था वह L के अपॉन में था। तो एक बात और निकल के आ गई कि जब हम बीमा लिखते हैं तो आपको जो मूल मात्रकों के नाम हैं उनके कैपिटल लेटर को प्रयोग करना है और उनके ऊपर वो कितनी बार आते हैं वो घातों के रूप में लिखना है। तो इस फॉर्मूले में हमने देखा जो लंबाई है वह 1 बार आई है और जो समय है वह भी 1 बार आया है, लेकिन वह अपॉन में था इसलिए हमने -1 लिख लिया। तो यह वेग की बीमा हो गई। अगर बीमा आपसे कोई पूछे तो वह 1 और -1 है, लेकिन लिखने का तरीका यह है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें मैं लेने वाला हूं त्वरण। देखिए अभी हम सरल से कठिन की तरफ बढ़ेंगे। त्वरण होता है वेग अपॉन समय। तो देखिए यहां पर हम चाहें तो फिर से वेग को तोड़ सकते हैं विस्थापन बटे समय। एक बार यही कर लेते हैं। तो फिर देखिए
इसे मैं लिखूंगा विस्थापन अपॉन समय और फिर अपॉन समय। इसे फिर मैं लिख सकता हूं विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। यहां देखिए, अब विस्थापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, आप याद रखें, हम इसके लिए L प्रयोग करते हैं, समय के लिए टाइम, इसके लिए हम T प्रयोग करते हैं। यहां पर देखिए इसका स्क्वायर है तो आप यहां भी स्क्वायर लगा दीजिए और बड़ा ब्रैकेट यूज कीजिए। अब इसे फिर क्या लिखा जाएगा, LT-2। तो देखिए ये त्वरण की बीमा हो गई। इसमें फिर से L की जो घात है वो 1 है और जो T की घात है वह -2 है। तो त्वरण की बीमा हमने ज्ञात कर ली है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं LT-2। तो त्वरण के लिए बीमा आई LT-2। यहां पर एक चीज पर आप और ध्यान दीजिए, जितने भी इंग्लिश की जो शब्दावली है यानी कि जो वर्ड्स प्रयोग होते हैं भौतिक राशियों के लिए, उन्हें आपको याद करना चाहिए। इसके कई फायदे हैं। एक, जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो वहां पर जब इंग्लिश में शब्दावली होगी या इंग्लिश में ही बुक लिखी गई होगी तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसकी आज के टाइम में डिमांड भी है। दूसरा, जो भौतिक विज्ञान है उसमें जितने भी हम शॉर्ट फॉर्म या सिंबल प्रयोग करते हैं उनमें हमेशा इंग्लिश के ही लेटर प्रयोग किए जाते हैं। तो जब आपको पता होगा कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं तभी जाकर आपको पता लगेगा कि हम किस भौतिक राशि के लिए कौन सा लेटर प्रयोग करें। तो यहां पर भी यही था, जो मीटर है उसके लिए लंबाई होता है, लंबाई को हम लेंथ कहते हैं, जो समय है उसे हम टाइम कहते हैं, तो उसके लिए हमने टी प्रयोग किया। तो अभी तक आप इतना समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और फिर से बल की तरफ चलते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गया त्वरण, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे मास के लिए m प्रयोग होगा और ये आ गया। जो द्रव्यमान है वह मूल भौतिक राशि है। बीमा निकालते वक्त आपने यह ध्यान रखना है कि आप उसको तब तक तोड़ते जाएं जब तक कि वह मूल भौतिक राशि में ना आ जाए। तो जो द्रव्यमान है इसे आप और क्या तोड़ेंगे, यह ऑलरेडी मूल भौतिक राशि है। त्वरण, तो देखिए त्वरण मैंने अभी अभी करवाया था, तो यहां पर आप m यूज कीजिए। त्वरण के लिए आप फिर से वेग अपॉन समय करेंगे, यह आपके पास हो गया। फिर वेग को हमने तोड़ा था, वेग के लिए विस्थापन बटा समय था और फिर देखिए समय। तो यहां पर क्या हुआ, मास आ गया। उसके बाद विस्थापन के लिए हम s यूज कर सकते हैं और समय के लिए हम t² यूज कर सकते हैं, टाइम। तो हमारे पास कुल मिलाकर इसके लिए मास यानी कि कैपिटल M प्रयोग होगा, s विस्थापन है यानी लंबाई प्रयोग होगी और टाइम के लिए t प्रयोग होगा और फिर से ये अपॉन में है तो इसे -2 लिखा जा सकता है। अब देखिए थोड़ा मैं यहां पर शॉर्ट कर रहा हूं, लगातार आप सीखते आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि जब अपॉन में है तो ऊपर आके उसे माइनस लिखा जाएगा। तो देखिए जो बल है उसकी जो बीमा है वह MLT-2 हुई। जो बीमा है वह 1 और -2 है। बीमा घाते हैं जो कि मूल राशियों पर चढ़ाई जा रही हैं। MLT मूल राशियां हैं। तो ये देखिए आपने बल की भी ज्ञात कर ली। अब हम कार्य की बीमा ज्ञात कर लेते हैं, जिसे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा गया विस्थापन। अब देखिए जो बल है उसका जो मात्रक है वहां से भी आप प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपको बीमा याद है तो वो प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं मात्रक लिखता हूं, मास के लिए प्रयोग होता है केजी, डिस्प्लेसमेंट के लिए यानी कि विस्थापन के लिए होता है मीटर और सेकंड -2 इनटू विस्थापन, फिर मीटर आएगा और इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब केजी के लिए यानी मास है तो कैपिटल M प्रयोग होगा, L स्क्वायर हो जाएगा और T⁻²,
2 हो जाएगा। यहां पर L फिर से मीटर यानी लंबाई के लिए आया है। तो आप देख सकते हैं जो कार्य की बीमा है वह भी हमने ज्ञात कर ली है, जो कि m की पावर 1, L की पावर 2 और t की पावर -2 है। तो बड़े आसानी के साथ हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको गुरु मंत्र देने वाला, तो वो गुरु मंत्र ये है कि ये जो 4 बीमाएं मैंने ज्ञात की हुई है, वेग, त्वरण, बल और कार्य, या इसे हम ऊर्जा भी कह सकते हैं, ऊर्जा की बीमा भी यही होती है। ये चारों आप अगर एक बार कर लेते हैं, करने के बाद आपको कहीं ना कहीं समझ भी आ जाएगा और उसके बाद आप याद रख लेते हैं और ये याद हो भी जाएंगे आपको, बहुत सरल है। जितनी भी भौतिक राशियों की बीमाएं आप आगे करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इनसे ही बनने वाली है। तो आइए अब फटाफट से हम अन्य भौतिक राशियों की बीमाएं ज्ञात करते हैं जो कि इन चारों की हेल्प से ज्ञात की जाएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये भौतिक राशियां उनमें जरूर आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं दाब। जो भी भौतिक राशियां मैं यहां पर अभी ले रहा हूं उनके बारे में आप जानते हैं, इसलिए मैं उन्हीं का चुनाव यहां पर कर रहा हूं। तो दाब बराबर आपने पढ़ा है बल बटा क्षेत्रफल। तो देखिए बल आ चुका है। बल की जो बीमा थी अभी हमने पढ़ा था mLT-2, और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मीटर का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। अब आपको नॉर्मल मल्टीपल करना है, ये L है, इससे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए mL2 पावर -1 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। अब अगर आपको दिक्कत है इस कैलकुलेशन को समझने में तो आपको नॉर्मल जैसे डिवाइड के रूल होते हैं उसी तरीके से करना है। यहां पर L देखिए 1 था, यहां पर 2 था, तो 1 से 1 कट गया, तो यहां पर कितना L बचा होगा 1, और 1 जब बचता है तो उसे हम -1 लिख सकते हैं। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि ये L है, जब नीचे का L ऊपर जाएगा तो -2 लिखा जाएगा और T2 पावर -2 है। उसके बाद जो घातों के रूल है उसके हिसाब से ये दो घातें जुड़ जाएंगी, तो L1 -2 T2 पावर -2, तो mL -1 -2। तो आप कैसे भी समझिए ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए और ये बहुत इजी है। भौतिक विज्ञान को अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो जो कैलकुलेशंस हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप कैलकुलेशन खुद से नहीं करते हैं या रट्टा मारने की कोशिश करते हैं तो आप कभी नहीं सीख सकते हैं। यदि आपको वास्तव में भौतिक विज्ञान को सीखना है तो भौतिक विज्ञान और मैथमेटिक्स दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सबसे इजी हैं। लेकिन कब इजी हैं? जब आप उनके प्रीवियस नॉलेज को या जो पुराना ज्ञान है उसे हमेशा याद रखते हैं या करके सीख जाते हैं। दाब की बीमा थी वो आपको आ गई होगी। अब हम अगली भौतिक राशि लेते हैं विभव। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी भौतिक राशियों का मैं चुनाव कर रहा हूं इनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं। कक्षा 10वीं में आपने विभव या वोल्टेज या विभवांतर के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। तो देखिए विभव या विभवांतर कार्य बटा आवेश आपने पढ़ा होगा W/Q। अब यहां देखिए जो W है कार्य है, कार्य की बीमा हमने कुछ देर पहले याद की थी और मैंने कहा था आपको इसको याद रख लेना है, और वो बीमा थी ये mL² T-2। यहां पर जो आवेश आया है हमने पढ़ा था I = Q/T। I जो है वैद्युत धारा है, Q आवेश है और T समय है। जो विद्युत धारा है वह मूल भौतिक राशि है, जो टाइम है यानी समय है वह भी मूल भौतिक राशि है। तो जो आवेश है
आवेश बराबर हम यहां पर लिख सकते हैं विद्युत धारा गुणा गया समय। अब जो विद्युत धारा है इसका जो मात्रक है वह एम्पियर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहां पर एम्पियर के लिए ए प्रयोग किया जाता है और समय के लिए टी प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको समझ चुके होंगे कि हमने आवेश को मूल मात्रकों में तोड़ दिया है। तो यहां पर ए टी आपको प्रयोग करना है। अब देखिए जो आगे कैलकुलेशन है वह किस तरीके से किया जाएगा। एम सिंगल है, एल और कहीं हमें दिख नहीं रहा है तो एल स्क्वायर लिखेंगे, टी -2 है और यहां देखिए अपॉन में है, जब ये ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर -3 हो जाएगा। 2 ये है और 1 यहां से आने वाला है तो -3 हो जाएगा और a⁻ -1 हो जाएगा। तो देखिए हमने जो विभवांतर है या विभव है उसकी बीमा कितनी आसानी के साथ ज्ञात कर ली है। इसी के साथ आप प्रतिरोध की बीमा ज्ञात कर सकते हैं या अन्य भौतिक राशियों की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने कहा आपको कि आप वेग, त्वरण, बल और कार्य, खासकर बल और कार्य, ये बीमाएं याद रखिए। बल और कार्य दो ऐसी भौतिक राशियां हैं जो लगभग हर एक भौतिक राशि में आपको नजर आने वाली है। इसके पीछे कारण है जो भौतिक विज्ञान है वह कहीं ना कहीं बल और ऊर्जाओं का मिक्सचर है। हम यह कह सकते हैं कि जो भौतिक घटनाएं हैं उन भौतिक घटनाओं में गति का प्रयोग होता है, वो बल से संबंधित हैं और वह ऊर्जाओं से संबंधित है। जब हम भौतिक जगत के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर भौतिक विज्ञान की परिभाषा भी यही दी जाती है कि भौतिक विज्ञान जो विज्ञान है उसकी वह शाखा है जिसमें गति से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जिसमें बलों का अध्ययन किया जाता है या जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है और साथ ही इनके संरक्षण के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जब हम पढ़ाई करना प्रारंभ करेंगे तो हमें इन भौतिक राशियों का आपसी संबंध और यह भी पता लगेगा कि जो भौतिक विज्ञान है वह कुछ चीजों से मिलकर बना हुआ है और वो हमेशा इन भौतिक राशियों में हमें नजर भी आएंगी। तो अब आगे जो बीमाएं हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे उनमें जो जो भौतिक राशियां आती जाएगी आप उनके सूत्र लिखिए, उन सूत्रों को मूल मात्रकों में तोड़िए और उनकी बीमाएं आसानी के साथ ज्ञात कीजिए।